जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कई बार चर्चा में आया है। इसके पहले भी हमने उस पर चर्चा की है। फिलहाल का मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार के विरोध में, जो मुख्यमंत्री स्टालिन है उनके विरोध में बीजेपी के कुछ लोग हाईकोर्ट गए हैं और उसको लेकर भी तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओबीसी का, नीट में ओबीसी का जो ऑल इंडिया कोटा है वो किस प्रकार से है, क्या वो यूजी और पीजी इन दोनों कोर्सेस को प्रभावित करता है, ये एक मुद्दा है। इसके अलावा बीजेपी का तमिलनाडु में क्या रोल है, बीजेपी क्यों नीट के कोटे में, ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वहां पर जो तमिलनाडु के अलावा जो अन्य राज्य है, उन राज्यों के पिछड़े वर्ग के जो नेता है, फिर चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो इस मुद्दे को लेकर, नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां है या कोई राजनीति इसके पीछे चल रही है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ इम्पा यानी इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु बामसेफ के इंचार्ज सोशल एक्टिविस्ट विक्की चौधरी जी, वो भी हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़े हैं। इन दोनों मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक मान्यवर कुमार काले सर हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर इन दोनों मान्यवरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट के कोटे में, ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर बार बार हंगामा क्यों होता है। सबसे पहले मामला तमिलनाडु का है, तो जमीनी हकीकत विक्की चौधरी इनको पता है, इसलिए मैं सीधा सवाल, मेरा पहला जो सवाल है वो विक्की चौधरी जी से करना चाहूंगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के विरोध में बीजेपी के कुछ लोग हाईकोर्ट में गए हैं, क्या मामला है, क्या कहना है उनका और ये मामला अभी सामने क्यों आया है? विक्की चौधरी। एक्चुअली शुरू से ही बीजेपी जो है वो नीट मतलब पूरे देश में थोपना चाहती है। तो तमिलनाडु में भी ये बात वो थोपना चाहते हैं, मगर तमिलनाडु की जनता और सरकार नहीं चाहती कि नीट यहाँ पर लागू हो। तो जब स्टालिन, जब वो प्रतिपक्ष नेता थे, उस समय भी वो नीट के विरोध में थे और यहाँ की पूरी जनता भी है। तो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो लीगली हम ये नीट रद्द करने के लिए हम एक्शन लेंगे। तो इसी वादे को पूरा करने के लिए स्टालिन ने पिछले 10 जून को एक कमीशन गठित किया, जो कमीशन ए.के. राजन, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस है, उनके नेतृत्व में हुआ। तो इसके विरोध में स्टैंड लेने के लिए यहाँ की जो राज्य की बीजेपी शाखा है, उस शाखा के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है करू नागराजन, उन्होंने हाई कोर्ट में इसके विरोध में उन्होंने स्टैंड लिया और उनका कहना है कि जैसे 2017 में जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उसके हिसाब से सारे देश में ये लागू होगा और उस ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से वो स्टैंड नहीं ले सकती। और इस वजह से जो स्टैंड इन्होंने लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में जा रहा है। मगर बीजेपी ने इसमें कहीं पर भी इस नीट की वजह से जनता को होने वाले फायदे या नुकसान नहीं गिनाए हैं। वो सिर्फ टेक्निकली जो लीगली जो ऑर्डर्स आए उसको सामने रखकर इस जो कमीशन जो गठित किया है उसको क्वैश करने के लिए, उसको रद्द करने की मांग इन्होंने की है। और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आप कोई परमिशन नहीं लेते तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल षणमुग सुंदरम ने कहा कि हमने लोगों से वादा किया था कि हम नीट रद्द करेंगे। अल्टीमेटली लोगों ने इस वादे के ऊपर एक भरोसा जताकर उन्होंने हमें सत्ता में लाया है, तो जनता की आवाज हम हाई कोर्ट में ला रहे हैं। तो जजेस ने कहा कि वो बात ठीक है, मगर इट इज अगेंस्ट जो 2017 का जो ऑर्डर आया उसके विरोध में है। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से प्रायर परमिशन लेना होगा और
और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि आप बैकवर्ड लोगों के विरोध में अगर नीट का कोई परिणाम होता है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर हाँ, एडमिशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई बायस नेचर या फिर जातिगत भेदभाव हो रहा हो तो उसके संदर्भ में आप कुछ कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से प्रायर परमिशन लेना होगा और इसके लिए दोबारा से रिप्लाई दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय गवर्नमेंट को मिला है। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कुछ उस पर काम शुरू कर दिया है या नहीं, या केवल वोट हासिल करने के लिए ही जैसे बीजेपी जुमले देती है उसी प्रकार से स्टालिन या डीएमके जो है उन्होंने भी इस प्रकार के जुमले दिए लोगों को? निश्चित ही ये एक वोट बैंक के लिए था, मगर जेन्युइनली जो तमिलनाडु के जो लोग हैं नीट के बहुत ज्यादा विरोध में है और लोगों की आवाज को ही वो उठाने का एक जरिया बनाया और उनके लिए पॉलिटिकली भी ठीक है और लोगों के पॉइंट ऑफ हिसाब से भी मतलब नीट का मुद्दा उनके लिए सही था और उन्होंने उठाया। और इसके पहले भी मतलब सत्ता में आने के पहले भी उन्होंने मतलब 2019 या 2020 में उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसके विरोध में कई बार उन्होंने आवाज उठाई है। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट में आने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लगातार इस चीज के विरोध में वो आवाज उठा रहे हैं। जी डॉक्टर राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ऑल इंडिया कोटे में नीट का ओबीसी के लिए ओबीसी के साथ जो धोखेबाजी होती है उस पर क्या ये यूजी और पीजी दोनों के लिए लागू होता है? दोनों कोर्सेस में इसका नुकसान होता है? ये दोनों जगह ही नुकसान हो रहा है संकेत जी, क्योंकि नीट एग्जाम लागू किया जाना यही अपने आप में गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही सिद्ध कर चुका है। 2013 में हमने भी इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के माध्यम से जो केस दायर किया गया था उसमें हम भी पार्टी थे और उस समय तत्कालीन जो हमारे एडवोकेट उन्होंने इस केस को उधर पैरवी किया था और डॉक्टर कुलदीप वहां मौजूद थे और उसके बाद में ये नीट को रद्द कर दिया गया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद 2017 में दोबारा से फिर इसको लागू कर दिया गया। 3 जजेस का बेंच था, उसको 5 जजेस के द्वारा। जी बिल्कुल, मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट ने पहले रद्द किया वही सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उनको लागू कर रहा है, तो इसका कोई आधार तो दिखाई नहीं दिया किस वजह से किया। जब लोग विरोध कर रहे तो इस बात को माना जाना चाहिए था। यूनिफॉर्मल एजुकेशन नहीं है, यूनिफॉर्मल सोसाइटी आपकी नहीं है, लोग रूरल एरिया में रहते हैं, लोग छोटे सिटीज में रहते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा मैं फट्टी पे बैठता था, मेडिकल में सेलेक्ट हुआ, यहाँ तक पहुंच गया। अभी जो बच्चे हैं उनके पास अपना नाम भी लिखने के लिए नहीं आ रहा और अभी तो पूरे देश भर में ही सभी बच्चे पढ़े लिखे अनपढ़ बच्चे पैदा होने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन निर्माण हुई। तो नीट एग्जाम बेसिकली जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम बोला गया हुआ है, वास्तव में ये एलिमिनेशन का कार्यक्रम कर रहा है। जो SC ST OBC के बच्चे 12th पास होने के बाद में मेडिकल ग्रेजुएट बनने के लिए एग्जाम देते थे स्टेट का या ऑल इंडिया कोटे का जो एग्जाम होता था CBSE का, उसके माध्यम से मेडिकल में सिलेक्ट होते थे जी, तो बड़े पैमाने पे सिलेक्ट हुए और अब जो है नीट के माध्यम से उन बच्चों को बाहर एलिमिनेट करने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि 2017 के बाद में जब डिक्लेयर किया गया नीट, उसके बाद से लगातार OBC के संदर्भ में, शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो जितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। 2018 के जो आंकड़े रहे उन आंकड़ों के अनुसार जो OBC का 27% होना चाहिए, उस OBC को 27% के बजाय 1.7% मिला हुआ है, यानी 2% से भी कम है। तो बाकी का कहाँ गया? शेड्यूल कास्ट का 1% है, शेड्यूल ट्राइब का 0.6% है, यानी ये जो बाकी सीटें बची ये किधर चली गई? ये सारी की सारी जो 50% जिनको रिजर्व किया गया हुआ है, यानी कि रिजर्वेशन जिनको नहीं लागू है उनके लिए रिजर्व किया गया। OBC के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के बच्चे
जो 55.5% का बचा हुआ मामला है, यानी सीलिंग के बाद में 49.5% रिजर्वेशन है, इसके बाद का जो रिजर्वेशन बचता है, जो सीटें बचती है, उस सीट में ओबीसी एससी एसटी के बच्चे नहीं लिए जा रहे। होना ये चाहिए वो जो सीटें बच रही है वो ओपन सीट है। अगर कोई बच्चा ओबीसी का क्वालिफाई कर रहा है तो उसको ओबीसी की जगह पे बजाय उसको जनरल सीट में, सामान्य सीट में एंटर करना चाहिए जी, लेकिन मेरिट के आधार पर जी उनकी मानसिकता इस लेवल पर बनी हुई है, तो प्लान बनाकर वो नीट के माध्यम से एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं। 2018 में जो नीट एग्जाम हुआ उसमें भी सीटों का नुकसान हुआ, 2019 में भी हुआ, 2020 में हुआ। लगातार ये बच्चे जो है यहाँ तक अभी ओबीसी के रिजर्वेशन को तो जीरो कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि भारत की जो सरकारें है, भारत की जो व्यवस्था है, वो ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, ये सोचने की बात है। संकेत जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं एक नीट के बारे में और एक बात पूछना चाहूंगा जी कि नीट में ये जो ऑल इंडिया कोटा डिसाइड किया जाता है और उसमें भी खास तौर पर बैकवर्ड क्लासेस का जो नुकसान हो रहा है जी, वो पीजी में हो या यूजी में हो, बहुत सारे संगठनों के द्वारा उसके आंकड़े भी बताए गए कि हर साल लगभग 3000 से ज्यादा की सीटें ओबीसी के ऑल इंडिया कोटा की जा रही है। लगभग 11000 से ऊपर का आंकड़ा बार बार सामने आता है। तो ये क्या बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल एजुकेशन से बाहर निकालने की साजिश है, या ये कोटा डिसाइड करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? पहले जो एडमिशन का क्राइटेरिया था वो मेरिट के आधार पे था, परसेंट के आधार पे था। मेरिट जो बनती थी वो परसेंट के आधार पे बनती थी। अभी परसेंट के बजाय इन्होंने इसको परसेंटाइल सिस्टम बनाया हुआ है। ये परसेंटाइल के बीच में ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग खेल रहे हैं। इसकी वजह से सारा का सारा नुकसान हो रहा है। हमारे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि परसेंट का मतलब क्या है, परसेंटाइल का मतलब क्या है। जैसे 2019 में 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था, उसमें से 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया जी। परसेंटाइल सिस्टम जो निकाला जाता है वो जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से कितने को क्वालिफाई करना उसके अनुसार किया जाता है। तो इसके आधार पे 8 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराना, मतलब वो जो मेडिकल की सीटें हैं उसके कंपैरिजन में नहीं होता, तो जो स्टूडेंट बैठते हैं उसके रेशियो से होता है, उसके रेशियो से लेते हैं, उसके रेशियो से, और जो सीटें उसके रेशियो बना करते हैं, परसेंटाइल करते हैं जी। तो परसेंटाइल होने की वजह से क्या हुआ, जो 8 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, यानी कि 720 सीटें है टोटल, 720 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के। टोटल जो मार्क्स है वो 720 है। तो 720 में वो भी जनरल कैटेगरी में अगर बच्चे को पास होना है तो उसके लिए 50% कट ऑफ है। 50% कट ऑफ का मतलब हुआ 720 मार्क का आप 50% कर दीजिए, ये हमारे ख्याल 320 के लगभग हो गया, 360 होगा, 360 होता है। और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का ये 40% के आधार पर आप देखते आके तो ये आपका 134 के आसपास आएगा, 288 आएगा, 288 आएगा, ठीक है। यानी 288 है ओबीसी के लिए है और 360 जो है वो ओपन सीट के लिए है। तो जिन बच्चों को 360 क्वालिफाई करेंगे, मार्क्स लाएंगे, वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और ओबीसी के जो 288 लगेंगे वो बच्चे ओबीसी को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ये परसेंटाइल सिस्टम से क्या हुआ, 134 मार्क्स जो है, जो सबसे लोएस्ट मार्क्स था ओपन कैटेगरी में, उस बच्चे के मार्क्स आए, और ओबीसी का जो बच्चा था उसके 109 मार्क्स आए जी। यानी 109 मार्क्स लाके परसेंटाइल की वजह से वो क्वालिफाई कर गया। लेकिन जो यहाँ पे जो गेम जो हो रहा है वो ये गेम है, गवर्नमेंट सेक्टर की 40,000 30,000 सीटें थी, अभी सीट बढ़ गई है, पहले 40, और प्राइवेट की 40,000 थी, ये लगभग 80,000 के आसपास सीटें अभी हो गई है। तो इतनी सीटों में यानी 40,000 सीटें जो है अगर प्राइवेट सेक्टर की है, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास में, यानी 50 लाख से 1 करोड़ की एक सीट बिक रही है। अगर आपके पास में पैसा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कास्ट लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता है। मेरी जब खुद मैंने एडमिशन लिया हुआ था उसमें मुझे 900 रुपए फीस देना पड़ा था। अब जिन लोगों ने 900 रुपए फीस दे के पढ़ाई पढ़ा, मेडिकल ग्रेजुएट हो गए,
उनके वो लोग ही आज अपने बच्चों को मेडिकल में एडमिशन दिलाने के लायक नहीं बचे हुए, क्योंकि प्राइवेट में अगर एडमिशन दिलाना है तो 50 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़ ले आना है। यानी 40,000 सीटों को अगर बेचा जाए 1 करोड़ में तो 40 करोड़ का मामला हो गया जाके। तो ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को इनको रिप्रेजेंटेशन से डिनाई करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए नीट को शुरू किया गया और उसमें परसेंटाइल सिस्टम लाया गया। और ये परसेंटाइल सिस्टम पूरी तरीके से लोगों को समझ में ना आया, ना तो इसकी जानकारी दिया गया सही से कि परसेंटाइल लाने से कौन सा मेडिकल क्षेत्र में फायदा होने वाला है, इससे कौन सा मेरिट आने वाली है। वही मैं पूछना चाहता था, क्योंकि ये जो 109 का जो है या 134 का है, 2017-18 में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे कि कुछ स्टूडेंट्स को निगेटिव मार्क थे, चाहे वो बायोलॉजी का हो या दूसरे किसी सब्जेक्ट में, निगेटिव जीरो मार्क्स थे, कुछ के तो निगेटिव थे, फिर भी उनको मेडिकल सीट मिली। और दूसरा जो बात आपने कही कि करप्शन को भी बड़ा मौका मिलता है, तो पिछले बार भी हमने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि कर्नाटका और केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट पर रेड हुआ था, तो 400 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नीट के एडमिशन से सामने आया था जी। तो ये दोनों को मारने वाली बात है, मेरिट और करप्शन दोनों को बढ़ावा देती है, मतलब मेरिट को किल करते और करप्शन को बढ़ावा देती है। तो क्या नीट एंटी मेरिट है? नीट एंटी मेरिट है, नीट एंटी नेशन है, नीट एंटी ओबीसी है, नीट एंटी शेड्यूल कास्ट है। जितना भी भारत का रहने वाला नागरिक है उसके विरोध में ये नीट है। क्योंकि जो मेडिकल ग्रेजुएट, हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात ले लेते हैं, कम से कम जो ग्रेजुएट बनेगा और 1 करोड़ की जो सीट खरीद कर एक ग्रेजुएट बनेगा, वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाला नहीं, वो बिजनेस करने वाला। तो हेल्थ सिस्टम को एक तो कारपोरेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करना, और उस बिजनेस में ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाहर कर देना, शेड्यूल टाइप कास्ट के लोगों को केवल ब्राह्मण बनिया राजपूतों के नियंत्रण में इसको बनाए रखना, ये पीछे का इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हेल्थ ऐसी एक चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे नॉन एजुकेटेड है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो डॉक्टर नहीं है, सभी को हेल्थ के संदर्भ में रिक्वायरमेंट है। तो इसके ऊपर अगर उन्होंने नियंत्रण कर लिया तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लोग नियंत्रित किया जा सकता है। और अभी ये पेंडेमिक पीरियड में नजर भी आया कि तमाम लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, डॉक्टर्स की वजह से लोग नहीं मरे, लोग कोविड की वजह से जितने मरे उससे ज्यादा मिसमैनेजमेंट की वजह से मरे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं था। एक तरफ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दूसरी तरफ आप ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग जिनकी संख्या ज्यादा, 52% की संख्या जिनकी ज्यादा है, उन लोगों को आप मेडिकल में आने नहीं देना चाहते हो, उनको नीट के माध्यम से और परसेंटाइल के माध्यम से एलिमिनेट कर रहे हो। जबकि रिजर्वेशन जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था, 52% ओबीसी है तो उसका 52% सीटें जो है रिजर्व होना चाहिए नीट में, नीट के माध्यम से उनको दिया जाना चाहिए, वो चाहे वैकेंट रहे, बैकलॉग रहे, कुछ भी रहे। लेकिन वो सीटें की सारी उठा के जो जिनको सवर्ण कहा जाता है, सवर्ण में ब्राह्मण बनिया राजपूत है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको ही दे दिया जाता है। ये अपने आप में सारा एंटी नेशन माना जाना चाहिए, एंटी एससी एसटी ओबीसी माना जाना चाहिए और एंटी डेवलपमेंट माना जाना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को आप हेल्थ प्रोवाइड करना चाहते हो उन लोगों को हेल्थ मिल ही नहीं रही, हेल्थ की फैसिलिटी मिल ही नहीं रही और हेल्थ के बारे में जानकारी ही नहीं सही से। क्योंकि जानकारी जो दिया गया केवल क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव लेवल पे कोई भी काम नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नीट एग्जाम शुरू किया गया है, ये तो और अभी ज्यादा जो नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें की जा रही है। तो आने वाले समय में ये पूरी तरीके से जो बहुजन समाज के लोग, ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग अभी मेडिकल फील्ड में दिखाई देते हैं, आने वाले समय में ये सब गायब हो जाएगा। विकी, तमिलनाडु में अनीता का एक बहुत बड़ा मामला नीट को लेकर हुआ था। एक मेरिटोरियस लड़की, 17 साल की लड़की, लगभग 1176 का उसका मेडिकल का स्कोर था। अगर नीट नहीं होती तो उसको एडमिशन मिल गया होता। उसने सुसाइड की और उसके बाद में तमिलनाडु में बहुत बड़े पैमाने पर नीट के विरोध में प्रोटेस्ट भी शुरू हुए। तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लासेस को मिलने वाला रिजर्वेशन और उसको लेकर ऑल इंडिया का कोटे में होने वाला असर, इसका क्या इम्पैक्ट?
नीट की वजह से मतलब यहाँ के लोकल के लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में अनीता खुद जाकर वो ये कह रही थी कि ये नीट ये ऐसी एक चीज है जो नए तौर पर लाई गई है, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज पीपल है या फिर जो पुअर है या फिर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये इतनी मतलब नीट अगर पास करना है तो उसके लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है और कोचिंग के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को अगर डॉक्टर अगर ज्वाइन करना है या फिर एमबीबीएस वगैरह हमें पढ़ना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो नीट ये हम जैसे मतलब और दूसरी एक बात उन्होंने ये कही कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या जो मार्जिनलाइज जो पीपल है वो लोग रूरल एरिया में है और रूरल एरिया के लोगों के पास क्या बोलते हो मैक्सिमम वो लोग बोर्ड स्टेट बोर्ड के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। और खुद अनीता ने ये कहा था एक इंटरव्यू में, दिल्ली में उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से ये होता है कि हमने वो सिलेबस पढ़ा ही नहीं है जो सीबीएसई का जो नीट के अंदर आ रहा है। जो सिलेबस हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम उसकी एग्जाम कैसे दे पाएंगे। अगर मान लो नीट को पास करना है तो फिर कोचिंग क्लास में जाना होगा और हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ताकि हम ऊपर आ सके। तो भले ही रिजर्वेशन होगा मगर हम खुद पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम ऊपर कैसे आएंगे, मतलब हमारे लिए वो मौका मिलेगा ही नहीं। ये एक बात है। और दूसरी बात तो पिछले साल उन्होंने जो कोटा ऑल इंडिया का कोटा है उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी इन सब लोगों का ये कहना था कि भले ही आप लोगों ने ऊपर से इम्प्लीमेंट नहीं किया हो मगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हमें ये अनुमति दी जाए कि जो हमारे हिस्से की जो सीट है हम खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तमिलनाडु में ओबीसी को कितना रिजर्वेशन है? ओबीसी को 50% रिजर्वेशन है। मतलब आधी सीटें मेडिकल की बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स को मिलती है जी, और वो छीनी गई बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से। ये झगड़ा ये मुद्दा है, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से ये सीटें छीनी गई है। मगर लोगों ने डिमांड की, इसमें लगभग सभी पार्टी के लोग थे, इवन तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जो कि यहाँ पर तमिलनाडु में कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो लोग नीट के विरोध में खड़े हैं। मगर वही लोग है ना आउटसाइड तमिलनाडु हाँ नीट के समर्थन में है या फिर वो नीट के मुद्दे पर चुप्पी साधे बने हुए हैं। नीट लाने का काम ही कांग्रेस ने किया। जी बिल्कुल। 13 के पहले नीट आया तो ये तो कांग्रेस ने ही लाया है। जी विक्की चौधरी जी, जैसा आपने कहा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ कि बिना ओबीसी कोटे के ही नीट लागू हो गया। अभी जिस प्रकार से तमिलनाडु के बीजेपी के लोग जो है वो हाईकोर्ट गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस साल भी बिना ओबीसी कोटे के ही ये नीट का एग्जाम होगा? ऐसा लगता है कि इस साल भी मतलब बिना कोटे के ही ये एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो पिटीशन है उसको हाई कोर्ट ने जो रिप्लाई किया है, उन्होंने मतलब भले ही 1 हफ्ते का समय दिया है मगर उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी ऑर्डर के विरोध में आपकी एक्शन है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इस वजह से मतलब इन्होंने रिकमेंड करने के बावजूद भी जो हाईकोर्ट का रिप्लाई उससे ये लगता है कि इस साल भी जो कोटे का जो इश्यू है वो बना रहेगा और इस साल भी ओबीसी को मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। जी डॉक्टर राजेश जी, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो इस पर पहल कर रहा है, बात कर रहा है या उसकी खबरें आ रही है, जो राज्य सरकार है वो भी स्टैंड ले रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका रास्ता क्या है? क्या नीट हटा देना ये रास्ता है या नीट बनाए रखे हुए उसमें कोटा लागू कर देना, रिजर्वेशन लागू कर देना ये रास्ता है? इसका हल क्या है? तत्कालीन रिलीफ के लिए उसमें जो कोटा तो लागू करना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नीट एग्जाम जो है अपने आप में ये गलत है जो लागू किया गया है। जैसा विक्की चौधरी जी ने भी बताया, ये सभी स्टेट में वहाँ का स्टेट का सिलेबस अलग होता है और सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस अलग होता है, आईसीएसई का सिलेबस अलग होता है।
सारे एजुकेशन बोर्ड की जब सिलेबस अलग अलग है तो उनके लिए वन नेशन और वन एग्जाम का ये थ्योरी अपने आप में ये एक तरीके से ड्रैकोनियन तरीका है, ये गलत तरीका है। आपने जिस चीज के लिए हमें तैयार नहीं किया उसका टेस्ट आप हमसे कैसे ले सकते हैं? तो प्लान बनाकर एलिमिनेट करने के लिए काम किया गया हुआ है। दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सरकार सारी मिली भगत के रूप में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए रिफर कर रहा, सुप्रीम कोर्ट वापस पिछली बार जब तमिलनाडु के लोगों ने जब केस लाए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जाके ये लोकल मैटर है, आप अपने हाई कोर्ट में जाइए, और रिजर्वेशन नॉट ए फंडामेंटल राइट ऐसा बोल दिया। वो लोग कह रहे रिजर्वेशन इन फंडामेंटल राइट नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार और जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं केवल रिजर्वेशन पर चर्चा कर रहे हैं, और बहुजन समाज के भी बहुत सारे लोग केवल रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हेल्थ सिस्टम में SC, ST, OBC लोगों का उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनके डॉक्टर्स उतने बनने चाहिए जितनी संख्या उनकी है, वो नहीं बनने देना उनका मकसद है। क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े जितने भी कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो OBC शेड्यूल कास्ट के नहीं के बारे में आपको दिखाई देंगे, ज्यादातर उन्हीं लोगों के हैं। आज जो हेल्थ के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है, ये गाइडलाइन देने वाले भी लोग वही। तो मेरा ये मानना है कि जो नीट एग्जाम शुरू किया गया है, अभी तो इस नीट एग्जाम में OBC के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोगों को, तो मेरा ये कहना है कि OBC और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के जो लोग हैं उनकी संख्या के अनुपात में उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सेफगार्ड दिया गया है उसके ऊपर अमल किया जाना चाहिए। अगर ये अमल नहीं किया जा रहा, अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। इसका मतलब आप जो है, जो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उन लोगों को हेल्थ के बगैर ही, यानी स्वास्थ्य के बगैर ही मारना चाहते हो, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो। उनके जब रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होंगे तो वो लोग अपने समाज के बारे में कैसे सोचेंगे? सवाल ये बनता है कि जैसे वन नेशन वन टैक्स की बात चली जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली जी, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है जी। तो ये जो वन नेशन वन कार्ड की जो बात है, ये तो बीजेपी का प्री डिसाइडेड एजेंडा। अब वन नेशन वन एग्जाम के लिए क्या दिक्कतें है? स्टेट बोर्ड को, मतलब स्टेट बोर्ड की सिलेबस अलग है या उसके अलावा भी कोई दूसरी समस्या? आखिर एक देश की नेशनल लेवल की कोई एग्जाम कंडक्ट करने में डिफिकल्टी क्या है? ये तो अच्छी बात है देश के लिए, एक आपको नेशनल पर्सपेक्टिव वाला अगर करिकुलम तैयार होता है तो उससे तो स्टूडेंट्स का मेरिट डेवलप होगा। सहमत हूं आपकी बात से, वन नेशन वन एग्जामिनेशन करना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन एग्जाम करने से पहले जिन लोगों को हम साथ मिलाना चाहते हैं उनको सभी लोगों को बराबर आप कैसे मान ले रहे हैं? अनइक्वल लोगों को पहले इक्वल तो करना पड़ेगा हमारे बीच में। और जब ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य के जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के साथ में OBC शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, उसको पहले इक्वल किया जाना चाहिए। इसका मतलब इतने सालों में जो जाति भेदभाव होता रहा है, उस जाति भेदभाव के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई? इसके लिए वन नेशन वन कास्ट क्यों नहीं किया गया? लोग अपने नाम के आगे, आज हम अगर हेल्थ में इधर डॉक्टर बनने के बाद में आने के बावजूद हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारे नाम देख के होता है, हमारी जाति देख के होता है, हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं होता है। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जो सफाई मेडिकल कॉलेज का उधर वाइस चांसलर, उनको बाहर कर दिया गया, सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन उसको बाहर किया गया। DG हेल्थ जो प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश प्रसाद रह चुके हैं उनको बाहर हटाया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी किया। ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे लोग OBC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट में मेरिटोरियस लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हैं, बावजूद इसके हमको हीन भावना से देखा जा रहा है। तो ये वन नेशन और वन कास्ट की थ्योरी कहां पर है? भारत में एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर चर्चा आज तक क्यों नहीं किया गया? और इन लोगों को, जो लोग डिप्राइव लोग हैं, जो लोग अनइक्वल लोग हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे, जो सोशली बैकवर्ड रहे, उन लोगों को इस लेवल तक क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि प्लान बनाकर उनको नहीं लाया गया है। इसीलिए
हर बार वो नया तरीका अपना रहे हैं। पहले जो एडमिशन हो रहा था मेडिकल में वो केवल इंटरमीडिएट क्लास यानी 12th क्लास के जो मार्क्स हुआ करते थे उसके परसेंटेज के आधार पे एडमिशन दिया जाता था। उसके बाद में स्टेट के एग्जाम शुरू किए गए, फिर सेंट्रल के एग्जाम शुरू किए गए और अभी ये नीट एग्जाम लेके आए। नीट एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन लेने के बाद इसके बाद में भी एक एग्जाम ये शुरू करने वाले हैं कि आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाना है या नेशनल रजिस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन होना है, उसके लिए कंपलसरी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो एग्जिट एग्जाम के रूप में जो प्रचारित किया जा रहा है एनएमसी के माध्यम से, इसको ये लागू कर रहे हैं। ये सारी बातें अपने आप में दिखाई दे रहा है कि ये लोग ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों को हेल्थ सिस्टम से पूरी तरीके से खदेड़ना चाहते हैं। ये लोग हेल्थ सिस्टम में नहीं रहना चाहिए और उतने ही लोग रहना चाहिए जो केवल उनकी चाटुकारिता करते रहे। तो चाटुकार लोगों को आगे लाने का कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वो चाटुकारिता करते हैं, लेकिन देर सवेर उनको भी मालूम चलता है कि ये जो ब्राह्मण नाम की जो चीज है ये वास्तव में अपने आप में एंटी नेशन हो जा रही है, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि भारत में जितने भी रूढ़ी परंपराएं पहले की थी, नियम कानून थे, वो सारे सब समाप्त किए गए। फिर हमको आज ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के रूप में रहने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया ताकि हम एक इक्वल लेवल पर पहुंच सके, उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? तो ये समस्या ही नहीं होती। ना वो ब्राह्मण रहते, ना हम ओबीसी रहते, ना हम शेड्यूल कास्ट रहते, ना शेड्यूल ट्राइब कास्ट रहते, सभी लोग भारतीय रहते। वो लोग ब्राह्मण बन के रह रहे हैं और हम लोगों के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया गया ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के रूप में, वो देने के बजाय हम लोगों को हिंदू या दलित या वनवासी बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये समस्या जो निर्माण की हुई है समाज के लेवल पर है। समस्या नीट एग्जाम जो हमको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या को जब तक दूर नहीं किया जाता है तब तक ये समस्याएं बार बार आती रहेंगी। अभी नीट के लेवल पे आ रही है, नीट का समाधान कर देंगे तो फिर कोई नया वो तरीका लेकर आएंगे। वो तरीका बराबर तब आता रहेगा जब तक कि उनके पास अनियंत्रित सत्ता बनी रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जितना भी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के जो डॉक्टर्स है और पैरामेडिकल्स है, जो भी हेल्थ में जुड़े हुए लोग, इन लोगों को भी जागरूक हो जाना चाहिए और समाज के लोगों को बताना चाहिए कि नीट का मामला केवल डॉक्टर्स बनने से नहीं मामला है, ये समाज के साथ बहुत बड़ी धोखेधारी है। और समाज के साथ धोखाधड़ी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी है कि भारत में जो हेल्थ सिस्टम है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में होने की वजह से पूरा का पूरा कारपोरेट सेक्टर में कन्वर्ट होगा। आने वाले समय में आप इलाज लेने लायक नहीं बचने वाले हो। बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है भविष्य में, इसके ऊपर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं विकी चौधरी जी और डॉक्टर राजेश कुमार, इन दोनों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ। एक तो तमिलनाडु राज्य है जहां पर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या नेता है वो खुलकर इसका विरोध करते हैं, नीट का जनता भी विरोध कर रही है। इसका कारण क्या है? क्या हुआ है तमिलनाडु में ऐसा कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? और डॉक्टर राजेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के अलावा जो राज्य है जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के नेता है, वो इसके विरोध में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो बोर्ड सिलेबस पढ़ के जो ऊपर आ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। और ये एक सामाजिक मुद्दा है और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट करता है, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और सबसे ज़्यादा सीट है, और इसकी वजह से ये होता है कि अभी नीट के माध्यम से जो भी मतलब ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से या फिर जो सवर्ण लोग हैं उन लोगों को भी इधर आने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। मगर इसी के साथ जो लोकल के लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो इससे कम हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा नीट के विरोध में हैं और नीट खत्म होना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। कि जैसे पिछले जनवरी में जो अनीता के भाई है, उनके बड़े भाई, उनका नाम मणिरत्नम है,
उन्होंने ये नीट रद्द होना चाहिए करके उन्होंने साइकिल से पूरे तमिलनाडु में उन्होंने प्रचार किया है कि रद्द होना चाहिए, मगर अभी तक ये रद्द नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसका तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जो नीट के विरोध में सबसे ज्यादा खड़ा है, मगर एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अपोजिशन भी विरोध में है और रूलिंग भी विरोध में है। बट डीएमके जैसे हर बार अभी दिखाई देता है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। अभी उनके गठबंधन के नियर अबाउट 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो संसद में है, मगर ये लोग राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर, मतलब सभी अपोजिशन पार्टीज को इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने संगठित करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, मगर डीएमके की तरफ से ऐसा स्टैंड कहीं पर भी लेते हुए दिखाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ी कमी है। अगर डीएमके ऐसा कर सकती है, अगर इतने सांसद है तो संसद बंद करने का काम या संसद में हंगामा करने का काम, संसद में ये मुद्दा उठाने का काम डीएमके कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो है उसका अभाव दिखाई देता है। केवल तमिलनाडु में वोट बटोरने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ही वो राज्य में उसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन नेशनल कंसेंसस की जहां तक बात है वो नहीं उठाती है। डॉक्टर साहब, वीके चौधरी ने जो भी मुद्दे उठाए कि उसका नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों को होता है, तो ये तो एक अकेला तमिलनाडु ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं या स्टूडेंट है जिनको नीट की वजह से ये सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो तमिलनाडु के अलावा जो राज्य है वहां पर नीट के विरोध में आवाज क्यों नहीं उठती, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी? जो तमिलनाडु के अलावा बाकी जो राज्य है, जैसा विक्की चौधरी जी ने बताया कि वहां पे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है इसलिए अवेयरनेस ज्यादा है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोगों की जो भी पॉपुलेशन जहां पर है उसकी संख्या के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे की ये केवल नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, किसी भी फील्ड में उनका इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जितनी उनकी संख्या है। लेकिन इस क्षेत्र में कहीं पर भी काम करता हुआ कोई भी राजनेता या सामाजिक संगठन इस लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये रही है क्योंकि आजादी के बाद से ही, या यह कहा जाए संविधान लागू हुआ उसके बाद से ही, तो बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग हैं, इनमें जो सामाजिक चेतना आनी चाहिए थी उस लेवल पर सामाजिक चेतना नहीं आई। तमिलनाडु में पेरियार साहब का जो मूवमेंट रहा उसकी वजह से वहां के लोगों में सामाजिक चेतना हो सकती है, इसकी वजह शायद ऐसी वजह रही होगी। इधर नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश और पंजाब, इस एरिया को अगर देखते हैं तो इस एरिया में जो खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कांसीराम साहब का मूवमेंट जो है 78 के बाद में ज्यादा तेजी से दिखाई दिया और उस काम को बाद में वामसेप ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो जिस अनुपात में ओबीसी के लोगों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में जागृति पैदा किया गया है, उस अनुपात में अभी नीट का भी ये लोग विरोध करना शुरू किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने प्लान बनाया था 2018 में, जो 2019 में हमने पटना में कार्यक्रम किया था, वहां पर योजना बनाई हुई थी कि हम लोग इस नीट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करने का काम करेंगे, जरूरत पड़ी तो संगठन शक्ति के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इसके लिए जो इम्पा के संरक्षक है माननीय डॉक्टर मेश्राम साहब, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग अगर साधन संसाधन निर्माण करते हो, संगठन शक्ति निर्माण करते हो, वो वामसेप संगठन के साथ साथ में जितने भी संगठनाएं उनके साथ में, उन पूरी शक्ति के साथ में इस नीट के विरोध में हमारा साथ सहयोग करेंगे। लेकिन 2019 दिसंबर में कोविड का जो पहला केस आया चाइना में, उसके बाद से 2020 जनवरी शुरू हुआ, हम लोग इस योजना पर काम करते तो पूरे देश भर में लॉकडाउन की कोविड का महामारी शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप जो नीट के विरोध में आंदोलन खड़ा होना चाहिए था वो आंदोलन अभी नहीं हो पाया है। जैसे ही अवसर मिलेगा इस नीट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जितने भी तमिलनाडु के अलावा जो राज्य है उन राज्यों को भी संगठित। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन मुझे आवाज आ रही है। जी बोलिए, अभी आ रही। हाँ, मेरा एक कहना है कि तमिलनाडु के अलावा जितने भी भारत में दूसरे राज्य है उन राज्यों में भी हम संगठन शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। तमिलनाडु के साथियों का भी साथ सहयोग लेंगे,
राष्ट्रीय स्तर पर संगठन शक्ति के माध्यम से नीट का विरोध करेंगे और जन जागरण करेंगे। ये सरकार अगर नीट को नहीं रद्द करती है तो भारत की जनता सुप्रीम होती है, जनता ही इस नीट को रद्द कराने का काम करेगी। दूसरा, जो हेल्थ सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस लेवल पर अभी तक रिप्रेजेंटेशन ओबीसी शेड्यूल कास्ट का नहीं हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या है ये भी हम बहुजन समाज के लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो अभी दिखाई दिया, क्योंकि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का, ऑल इंडिया के लोगों का जो फोन आया, टेलीफोन पे हमारे इम्पा के डॉक्टर्स ने मदद किया और उन लोगों का इलाज करके उनको बचाया, उनकी जानें बचाई। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है। तो आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को ये मैसेज देंगे कि अगर आपको वाकई में बचना है, आपको वाकई में अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होना है, तो इस नीट एग्जाम को रद्द कराने के लिए संगठन शक्ति के साथ में आपको हमारे साथ आना चाहिए। और जब तक ये नीट एग्जाम रद्द नहीं हो रहा है तब तक नीट एग्जाम के माध्यम से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, ट्राइब कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया हुआ है, जो रिजर्वेशन दिया गया हुआ है, उस रिजर्वेशन को दिया जाना चाहिए। और अगर सीट वैकेंट रहती है तो बैकलॉग खाली रखते हुए अगले साल में उसको भरा जाना चाहिए, उसको किसी भी हालत में दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो किया जा रहा है गैर संवैधानिक और एंटी नेशन है, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है जी कि तमिलनाडु में बीजेपी नीट के मतलब बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के विरोध में हाईकोर्ट में गई जी। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव और सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग का प्रदेश हम लोग उत्तर प्रदेश को मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या पिछड़ी जातियों के नेताओं की भरमार वहां पर लगी है और बीजेपी यहाँ तमिलनाडु में खुलकर ओबीसी के पिछड़े वर्ग के अधिकारों का विरोध कर रही है। वो केवल तमिलनाडु का मामला नहीं रहेगा, वो ऑल इंडिया का मामला है। तो पिछड़े वर्ग के नेताओं को इसकी कोई जानकारी है कि बीजेपी ऐसी साजिश इनके विरोध में कर रही है? और अगर ऐसा है तो पिछड़े वर्ग के नेताओं को क्या भूमिका लेनी चाहिए? अभी जो पिछड़े वर्ग के नेता खासतौर से उत्तर प्रदेश में हैं, उन लोगों को एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या कम्युनिस्ट है, जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टियां है, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी ओबीसी शेड्यूल कास्ट का कल्याण करने वाली नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो बहुजन समाज की पार्टियां है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन मुक्त पार्टी हो, इन सभी लोगों का अगर ओबीसी के लोगों का वोट लेना है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट लेना है, तो इन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन वो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो लोग भी लड़ता हुआ दिखाई देगा उसको हम लोग भी अपनी तरफ से वोट देने के लिए अपील करेंगे। जैसे आईएमए ने भी 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो उस समय आईएमए ने पूरी तरीके से अपील किया था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। फिर दिल्ली की जो चुनाव हुए, वो दिल्ली के चुनाव में भी अपील किया। मैं तो अपील नहीं कर रहा, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो समाज के स्तर पे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उन लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो पिछड़े वर्ग का अपना आप को कहते हैं तो उनको इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि उनके समाज के लोग जिनको अधिकार वंचित किया जा रहा है उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। तमिलनाडु में अगर बीजेपी के लोग ओबीसी के रिजर्वेशन में विरोध कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सहित बाकी जितने भी राज्य हैं सभी लोगों के नेताओं को जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के हैं उनके कान में जू रेंगनी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि ओबीसी होना ये अपने आप में परमानेंट नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक रूप से हम जो पिछड़े लोग हैं, इन पिछड़े लोगों को समान लेबर पर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। इसके लिए ही मेडिकल के लिए जो बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको भी उनकी संख्या के अनुपात उसमें पहुंचना चाहिए। उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी वहां पे लागू है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, उनके नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही, उनको भी समझ में आना चाहिए और बाकी राज्यों के लोगों को समझ में आना चाहिए। हम हमारे लेवल पर भी इस जन जागरण को करने का काम करेंगे और जो भी ओबीसी के नेता है इस लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर काम कर रहे हैं या सामाजिक लेवल पर काम कर रहे हैं, उनसे साथ सहयोग लेने का कोशिश करेंगे कि नीट एग्जाम जो है जिसके माध्यम से ओबीसी को पूरी तरीके से
बाहर कर दिया गया है कि ये लोग किसी भी हालत में ना जाएं। आज तमिलनाडु की बात है कि ओबीसी के लोगों को जीरो किया गया, आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी करेंगे, क्योंकि ओबीसी का क्राइटेरिया जो है रिजर्वेशन का अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रखा गया है। जबकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कास्ट का यूनिफॉर्मल होने की वजह से, क्योंकि उनका शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए उनकी समस्या नहीं है। उनका 15% और टोटल मिला के एससी एसटी का 22.5% है। और तो ओबीसी का जो 27% दिया गया है, क्रीमी लेयर लगा के दिया गया है, तो इसको भी कम से कम यूनिफॉर्मल सारे राज्यों में किया जाना चाहिए। और नहीं कर पा रहे तो कास्ट बेस्ड सेंसस करके इनकी संख्या के अनुपात में इनकी जानकारी लेकर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। इसके लेवल पर जो भी ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग, जो भी संगठनाएं काम कर रही हैं, उनको हम लोग संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया था केवल नीट के संदर्भ में, उसके अलावा सड़क पे कोई उनका आंदोलन नहीं दिखाई दिया, वहन जी का कोई आंदोलन नहीं दिखाई दिया। हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रविंद्र प्रताप सिंह से मेरी बात हुई, वीएल मातंग साहब से बात हुई, उन लोगों ने बोला हम लोग अगर आते हैं तो इसके बारे में कुछ करेंगे और सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। तो जो भी हमारे साथ इसके लिए खड़ा होगा हम लोग उसके लिए करेंगे। जी बिल्कुल, तमिलनाडु में ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो, हाँ जी जी विकास जी, विकी जी। हाँ, तो आपने ये कहा था कि मतलब तमिलनाडु के लोगों, मतलब जो रूलिंग पार्टी है जो कांग्रेस के साथ मतलब गठबंधन में है, मैंने कहा था कि उन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन लेना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आपने कहा था कि मतलब उनकी इच्छा नहीं है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि उनकी इच्छा है, मगर इच्छा होने के बावजूद भी वो ना कर पा रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से जो सेंट्रल में जो सरकार बनी है, और ये सरकार जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे सीबीआई का वगैरह जो दुरुपयोग करती है, जैसे मतलब हमने लालू प्रसाद यादव जी के विषय में देखा है। उसके बाद शशिकला जो तमिलनाडु के हैं, वो भी एक बढ़िया नेता, मतलब एक पावरफुल नेता थी जयललिता के बाद। उनको भी जेल में रखा, लालू प्रसाद जी को जेल में रखा। मगर जयललिता जब वो जिंदा थी तब उनके विरोध में कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण है। मगर जो शूद्र लोग हैं या फिर अति शूद्र है, उनके विरोध में उन्होंने एकदम स्टैंड लिया, या फिर सही हो या गलत केसेस हो उनके ऊपर डाल के उन लोगों को जल्द ही उन्होंने जेल में डाल दिया। तो हो सकता है कि ये एक वो डर भी उनके अंदर है, उनके अंदर डर है। मतलब ईवीएम से बनी जो सरकार है, उन्होंने विपक्ष को काफी कमजोर करके रख दिया है। इसकी वजह से हो सकता है कि ये लोग अपनी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने में कहीं ना कहीं असक्षम हो सकते हैं। इसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो ये तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, नीट का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है, और ये अकेला ऐसा राज्य भारत में है। बाकी राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोग तो रहते हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा नुकसान या उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जागरण नहीं हुआ है, जैसा डॉक्टर राजेश जी ने भी कहा, विकी चौधरी जी ने भी कहा। लेकिन सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसके पहले ही बीजेपी ने इस प्रकार से ओबीसी के आरक्षण के विरोध में, यानी उनके अधिकारों के विरोध में स्टैंड लेना, और उसका 2022 में क्या परिणाम होगा, क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकता है विपक्ष की तरफ से, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन मुक्ति पार्टी हो, जनता दल हो, उनकी तरफ से क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इन दोनों मान्यवरों का जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, डॉक्टर राजेश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव इंपा नई दिल्ली से, और विकी चौधरी, बामसेफ तमिलनाडु इंचार्ज, इन दोनों मान्यवरों का आभार व्यक्त करते हैं। कुमार कालेसर एमएनटीवी के मुख्य संपादक, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चर्चा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हम अपील कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक है उनसे हम अपील कर रहे हैं कि नीट के मामले में आपकी क्या राय है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं? क्या नीट एग्जाम पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, या उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को और सख्ती से लागू कर देना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जानकारी औरों को होने के लिए, औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।